Hello everyone, how are you students? I hope you will be doing very well and your studies will be going very well. If you are new to the channel, then subscribe the channel and like the video. So students, I have already taken two lectures of this chapter. So today I will discuss about some basic topics such as the bonding, covalent bonding uh, of some molecules. ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एट फर्स्ट कोवलेंटली कैसे बॉन्डेड रहते हैं कोई भी मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैं आज आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि क्या है कि मैं किसी इम्पोर्टेंट्स काम से कहीं गया हुआ हूँ। तो जब भी मेरी वर्चुअल क्लास होगी तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीक से। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर कहीं पर भी कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को अ, नहीं आता हो और हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कोई मॉलिक्यूल हैं तो उनमें बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, जनरली हम इस चीज़ को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के दो एटम्स जब आपस में कंबाइंड होकर के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये किस तरीके से ये प्रोसेस होती है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम, मैंने सबसे पहले आपको बताया भी है कि कोई भी एटम होता है उसके न्यूक्लियस में, ठीक है ना, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ को रिवॉल्व करता है, इस बारे में मैंने बताया था। तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ओनली वन इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर इसको अपना ऑर्बिट नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसके कॉन्फ़िगरेशन का जैसा बनाना है तो इसकी टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन के जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है हीलियम, जिसके ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी टेंडेंसी भी वही होती है दो इलेक्ट्रॉन को बनाने की। इसलिए ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। कैसे करता है इस बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के साथ कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट भी करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन अपना लेगा भी। म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। तो ये जो है इस वाले अगर सर्किल को देखें तो इस सर्किल के अंदर दो क्रॉस होंगे, देखिए। इसका मतलब है इस वाले हाइड्रोजन का जो अपना ऑक्टेट है वो पूरा है। और इस वाले हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इस सर्किल के अंदर भी अगर काउंट करेंगे तो दो क्रॉस आएंगे। दैट इज इसका भी कॉन्फ़िगरेशन अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा है, ठीक है। नियरेस्ट नोबल गैस का मतलब है कि कोई भी एटम तभी स्टेबल होता है जब उसका कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो, ठीक है। नोबल गैस तो हाइड्रोजन के तुरंत बाद हीलियम आता है और हीलियम एक नोबल गैस है। तो इसीलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हीलियम की तरह ही होगा, ठीक है, यानी कि अपने ऑर्बिट में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से दोनों हाइड्रोजन्स की टेंडेंसी यही थी और उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू एक बॉन्ड बनाया। तो इस तरीके से जो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो हमने हाइड्रोजन के केस में पढ़ा। अगर यही चीज़ देखिए अब यहाँ पर, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी इसलिए जो बॉन्ड इनके बीच बनता है ना उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। पिछले वीडियो में मैंने जब हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया था तो मैंने वहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा। तो वहाँ पर को मैंने जब उसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कैटेगराइज किया था तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें क्या होता है, ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए लिख दूँ, मैं जनरली आपको सिंगल बॉन्ड समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैंने एग्जांपल दिया CH4 का, किसका एग्जांपल दिया, CH4 का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसका अगर स्केलेटन फॉर्म में अगर इसको लिखोगे तो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्यों,
जब भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दैट इज, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। सो इफ़ दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन, 4 कार्बन को आप इस तरीके से इंडिकेट कर दो। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट एक ही तो ऑर्बिट होता है, तो उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन को तुम क्रॉस से दिखा दो, सो दिस इज हाइड्रोजन, ओके, ये भी हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ठीक है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस तरीके से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा हाइड्रोजन। बट ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन ये करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा भी। इसी को कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी कोवलेंट, इस वाले के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा कार्बन, सारे हाइड्रोजन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना करके इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं इसको स्केलेटन फॉर्म में अगर लिखूं, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो, जैसे ये कार्बन है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये जो एक बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड दिखाता है कि दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, इसी को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो इस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना है, तो हाइड्रोजन और ये कार्बन, ठीक है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जनरली इस चीज़ को आप समझना। अब बात आती है डबल बॉन्ड की। तो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है आपका ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर को आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा है। चलो अब मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली मैं बता दूँ, हाइड्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो कितना आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एटॉमिक नंबर बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि 8। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर करोगे तो सबसे इनर वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 जाते हैं, उसके बाद 8, इसी तरीके से जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो टोटल 8 है, तो क्या होगा? होगा क्या, 2 ये चलेगी तो 6 होंगे। ठीक है यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं कार्बन ऑक्सीजन के। ऑक्टेट पूरा करना है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, क्योंकि ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन अगर बनाने हैं तो 6 में से 2 ऐड करोगे तभी तो 8 आएगा। तो यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करोगे आप? डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू ये ऑक्सीजन बनाओगे, और इस ऑक्सीजन के चलो क्रॉस से इसने दिखा रखा है, तो क्रॉस कितने क्रॉस करोगे? दिस क्रॉस शो इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो देखिए, 4 क्रॉस एंड दिस 6 क्रॉस। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी होगा, और इसके पास भी टोटल कितने क्रॉस आएंगे? 6 क्रॉस आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड ये बना लेगा, एक बॉन्ड ये बना लेगा। देखो अब इस वाले ऑक्सीजन पर काउंट करोगे तो टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे आपके? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले ले, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, यानी कि अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन के लिए काउंट करोगे, 6 इसके खुद के थे, 2 यहाँ से ले ले, क्योंकि 2 दे रहा है और 2 ले भी रहा है, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। ठीक है, तो जनरली 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी इन्होंने, मतलब दो, इसने भी दो, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, और इस वाले ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया। तो फाइनली हम कह सकते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया फिर यहाँ पर? 4। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दो दो बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया? 4 इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात आती है ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड में देखो, मैं यहीं पर समझा देता हूँ इसी फिगर में। नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, काउंट करो। नाइट्रोजन 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर ना, तो इनर में 2, फिर बचे कितने 5, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो हम इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के थ्रू दिखा देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया क्रॉस के थ्रू। नाइट्रोजन के चारों तरफ को 5 क्रॉस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इस दो नाइट्रोजन हैं, दोनों के आउटर मोस्ट में 5 क्रॉस देखने को मिलेंगे। बनाना कितना है इसको, 8 बनाने हैं, ठीक है। तो 8 बनाने के लिए या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या 5 के 5 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करे। तो 5 के 5 को डोनेट करना आसान नहीं रहेगा, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं से शेयर करता है, तो इसको मिल जाता है दूसरा। जनरली ये दूसरा जो सॉरी, तो जो ये दूसरा आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल तो नहीं कहेंगे, एटम है जो नाइट्रोजन का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस वाले को। तो ये क्या करेगा, उससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, दूसरे वाले नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि 3 इसके पास भी 3 है। जैसे ये है नाइट्रोजन, इसके अगर 1 2 3 है और 4 5, और ये वाला भी नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, तो दो इलेक्ट्रॉन देखो, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने, तो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड इनके थ्रू बनेगा, एक बॉन्ड इनके थ्रू बनेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग हो रखी है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, अगर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर लिखें तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, और ये एग्ज़ाम में भी आता है आपका डॉट स्ट्रक्चर बनाना, इसका ध्यान देना, डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपका एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। चलो अब बात आती है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स, मैंने कई लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा है इस बार, तो उनको क्या है कि जाहिर सी बात है उनको आता नहीं है, कारण अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हो। देखो मैं बताता हूँ आपको एलोट्रॉप्स वास्तव में होते क्या हैं। जैसे आपके पास है ना कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, या आप बोल सकते हो एटम जनरली, वो एटम स्पेस में कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हो जाते हैं। अब मतलब क्या है मेरा कहने का, कि जैसे एक कार्बन का एटम तुम्हारे पास था, तो मान लो इसको राउंड इस तरीके से स्फेयर स्फेरिकल फॉर्म में इसे दिखा दिया, तो एक यहाँ अगर इस तरीके से ये अगर अरेंज रहते हैं ना, तो ये बनता है जनरली आपका स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, यानी कि टेट्राहेड्रली बोलते हैं इसको, एक वर्ड होता है इसके लिए, चलो उसको छोड़ो तुम। लेकिन अगर कुछ इस शेप में ये एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन अगर इस शेप में अरेंज रह जाते हैं ना, तो उस समय वो फॉर्म करते हैं डायमंड का, यानी कि उस समय डायमंड बन जाता है। अच्छा, अगर ग्रेफाइट का, अगर ग्रेफाइट की बात करें, जिससे पेंसिल है ना, पेंसिल से आप लोग लिखते हो, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन है तो कार्बन ही, देखो डायमंड में भी कार्बन ही है, ये भी कार्बन ही है, बस अंतर कहाँ पर है, इसमें कार्बन्स के जो एटम हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं। लेकिन ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट में भी है तो कार्बन ही, लेकिन वो कार्बन के एटम कुछ इस तरीके से उसमें अरेंज्ड हैं, है ना, व्यवस्थित है। तो ये ग्रेफाइट हो गया ये। और एक तीसरा आपका होता है, ये होता है C60, ठीक है, जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। इसमें ये फुटबॉल के शेप में ये सारे के सारे कार्बन के एटम एक दूसरे से अरेंज रहते हैं, तो इस तरीके से पूरा फुटबॉल का शेप बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। और ये कार्बन 60, यानी कि 60 कार्बन आपस में मिल करके इस तरीके से फुटबॉल जैसे रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान देना, एलोट्रॉप्स का मतलब समझ गए, द एलिमेंट्स कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन और यानी कि कार्बन अपने अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जैसे यहाँ पर डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, है तो कार्बन ही, लेकिन कार्बन का 3 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है कि आपको अलग अलग कंपाउंड कार्बन के देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स का मतलब हो गया कि कार्बन से ही वो बने हुए हैं, बस कार्बन के अरेंज होने का जो तरीका है वो थोड़ा सा
डिफरेंट है। अब बात करें वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, तो इसका वर्सटाइल नेचर क्यों है? क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है। नंबर वन तो इसका कारण है टेट्रावेलेंसी का। टेट्रावेलेंसी मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। दैट इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? 4 है। दूसरी बात, अगर कार्बन वाले ही ग्रुप में अगर आप पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, जैसे उसके जस्ट नीचे सिलिकॉन आता है, उसकी भी वैलेंसी 4 है, बट वो उसका जो नेचर होता है वो वर्साटाइल नहीं होता। कारण क्या है? कारण यही है कि जिस मतलब इंटेंसिटी के साथ एक कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है वो नहीं कर पाता, वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन जो है CH4 बनाता है, तो हो सकता है सिलिकॉन जो है SH4 बना दे, SH5 बना दे इस तरीके से। ठीक है, कार्बन में तो पॉसिबल नहीं है, बट वहाँ पर ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा और घटा सकता है। तो ये टेंडेंसी वहाँ पर अलग हो जाती है उसके लिए केस में, कार्बन के ग्रुप में जो अदर एलिमेंट हैं। इसीलिए कार्बन एक यूनिक है अपने पूरे ग्रुप में, अगर देखा जाए तो कार्बन यूनिक है। और दूसरी बात करें तो कार्बन मतलब आकार में इतना बड़ा भी नहीं है और इतना मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, उसका एक जो साइज़ है वो रिलायबल है। दूसरी चीज़, कार्बन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बना करके कैटिनेशन करता है। ठीक है, बैलेंसी 4 तो है ही है, और बाकी ये जो है इस तरीके से। फिर ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके जो आपका क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन जो बनते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जनरली आप दो तरीके से उनको कैटेगराइज कर सकते हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या था? जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिले तो वो सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ओनली ऑन कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद होंगे, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन की का क्लासिफिकेशन करोगे तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आते हैं। तो सैचुरेटेड मैंने बता दिया, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अनसैचुरेटेड की बात करते हो तो जैसा आप लोगों को यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, तो कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक, अब बात आती है चेन, ब्रांचेज एंड रिंग्स। अब दिक्कत क्या है ना, देखिए जो कार्बन है, या तो कार्बन 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 इस तरीके से जुड़ के एक लंबी चेन बनाए तो वो तो कहते हैं चेन्स। ब्रांचेस का मतलब हुआ अगर इस चेन में नीचे तरफ को कार्बन जुड़ गया इस तरीके से, और यहाँ एक दूसरी चेन टाइप की बन गई, ऐसा समझ लो कि एक पेड़ है बहुत लंबा सा, उसमें से कुछ ब्रांचेस निकल गई। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, एक कार्बन की लंबी चेन में अगर कोई कार्बन इस तरीके से ऊपर या नीचे जुड़ जाता है तो उसी को बोलते हैं आ, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रांचेस। ठीक है, और कई कई बार ऐसा होता है कार्बन और कार्बन, जैसे कार्बन है, ये इस तरीके से जुड़े और एक क्लोज्ड टाइप का बना दिया, एक है ना, ये क्लोज क्लोज बना दिया, एक ऐसा फिगर जो एकदम से क्लोज है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं रिंग्स। जब भी कार्बन और कार्बन जो एटम है आपस में जुड़ जुड़ करके एक पूरा रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं रिंग्स। ठीक है, फिर आती है बात फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिल करके बहुत अ, लंबी सीरीज ये बनाते हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, जैसे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली होंगे तो उनको बोलते हैं एल्केन। ध्यान देना, एल्केन क्या चीज़ है? एल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या चीज़ें हैं? ये हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ऐसा कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद रहता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर को मैंने इसको मेंशन कर रहा हूँ मैं, ये जो टेबल है आपकी, तो ये टेबल क्या है कि नेम है, फॉर्मूला है और स्ट्रक्चर है। अब देखो फॉर्मूला में स्टार्टिंग में देखना, जो ये हाइड्रोकार्बन है इसमें केवल एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, जब भी ऐसा कंपाउंड तुम्हारे पास होता है उसको बोलता हूँ मेथेन। अब अगर एथेन की बात करें तो एथेन मतलब कार्बन की जो नंबर है वो बढ़ती जाएगी नीचे को, CH4 के बाद
कार्बन था, एक था, फिर अब यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, है ना। इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हों फिक्स रेशियो में। मैंने बताया भी तो CnH2n+2 एल्केन के लिए ये होता है। एल्कीन के लिए 2 को हटा दोगे, है ना। एल्काइन के लिए 2n-2 या इस तरीके से कुछ करोगे तो यह आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जो एल्काइन होता है उनका फॉर्मूला जो होता है CnH2n-2 करके होता है, और जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन CnH2n करके होता है इनका जनरल फार्मूला। खैर यहाँ पर आप सिंगल बॉन्डेड के लिए अगर पढ़ रहे हो तो सिंगल बॉन्डेड के लिए देखो, सिंगल कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये करते हैं। बाकी ब्रांचिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती हैं वैसे कार्बन की। जब 4 वैलेंसी होती है तो इसी को समझाने के लिए इसने नई हेडिंग करके उसे यहाँ पर समझा रखा है, विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपको जो है क्या करना है, जो हाइड्रोकार्बन है इन हाइड्रोकार्बन्स के साथ बहुत सारे ग्रुप्स आकर के जुड़ जाते हैं। ग्रुप्स कौन कौन हो सकते हैं देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्लोरो हो सकता है, ऑक्सीजन वाला कोई ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनको जनरली फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। होता क्या है ना, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कोई एक हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो CH4 ही है, ठीक है। इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका मैं चेंज कर दूँ। ये आपका हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम मेथेन है। क्या है? मीथेन है। अब अगर बाहर से कोई ऐसा ग्रुप आ जाता, मान लो वाटर है या कोई सा भी, मान लो हाइपोथेटिकली कोई भी कंपाउंड है उसमें ये मिक्स कर दिया तुमने मीथेन, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान देना। मान लो Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उस टाइम पे क्या होगा ना, जो यहाँ से Cl टूट के है वो एक यहाँ सीधे सीधे इससे जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन की 3 वैलेंसी में से एक वैलेंसी तुम्हारा क्लोरीन या ये चीज़ें सेटिस्फाई करेंगे, बाकी जगह पर जो भी होगा, जैसे H है H ही आएगा, और यहाँ जो है चौथी जगह पर क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इनको। लेकिन जो भी हाइड्रोकार्बन्स के साथ ऐसे ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ जुड़ते हैं, है ना, वो जनरली हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव कहलाते हैं। और जनरली वो जुड़ने वाला ग्रुप कौन सा है तो उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जनरली हैलोजेंस होते हैं, है ना, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो टेबल है ये टेबल आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आगे को जितने भी टेबल बनते हैं ना, ये विदाउट फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप ये है आप लोगों का, ठीक। फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं होमोलोगस सीरीज़। ध्यान देना, नेक्स्ट वीडियो में हम होमोलोगस सीरीज़ ही करेंगे।